Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड से रिलेटेड है. रिसेंटली वी आर सीइंग कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इनके डिफरेंट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं. सो इस साल क्लाउड बर्स्ट की वजह से होने वाले फ्लैश फ्लड्स, ये जो डिज़ास्टर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली न्यूज़ में आ रहा है. एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जो ऐसे जियोग्राफिकल फिनोमिनाज होते हैं वो हमारे जीएस पेपर 1 में इंक्लूड होते हैं. एंड इसी के साथ साथ जब आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट कवर करेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नाउ अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट, हम इसे टेक्निकली भी डिफाइन करेंगे, बट लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, ओके, वेरी लेमैन थिंग. वी आर सीइंग दैट कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, इनके कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है. और उस हैवी रेनफॉल की वजह से इन एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हुए हैं. लैंडस्लाइड्स प्लस फ्लैश फ्लड्स. फ्लैश फ्लड्स वो कंडीशन होती है जब लेस देन 6 आवर्स में फ्लडेड कंडीशंस क्रिएट हो जाएं, दैट आर कॉल्ड एज फ्लैश फ्लड्स. हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स. अब इसकी वजह से रोड ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक सब डिस्टर्ब हो चुका है. It has even resulted in the houses and the various walls have collapsed. अभी अगर हम लास्ट 3 years की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में 29 क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स हो चुके हैं. सो द इशू ऑफ क्लाउड बर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर क्लाउड बर्स्ट. बादल फटना जिसे हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, वो क्या है. तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि जब हम क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं तो ये एक लोकलाइज्ड फिनोमिना है. किसी एक लोकल एरिया में बहुत ही जब इंटेंस रेनफॉल होती है, बहुत ही हैवी रेनफॉल, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बहुत ही कम टाइम में बहुत हैवी रेनफॉल का होना, दैट इज अ क्लाउड बर्स्ट. इट इज लोकलाइज्ड बट द रेनफॉल एक्टिविटी इज वेरी इंटेंस. So therefore, अगर हम इसे one sentence में कहें, so these are the short spells of very heavy rainfall over a small geographical area. And इसकी वजह से बेशक एक localized, एक small geographical area में ये activity हो रही है, ये rainfall हो रही है, लेकिन इसका जो impact है, जो destruction है, that is widespread. Especially हिली एरियाज में हमारे जो क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमिना है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फिनोमिना इन द हिली रीजन्स. अब यहाँ से हमें जितना मैंने अभी तक बोला उससे क्या समझ में आया कि अगर किसी एक एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल हो गई तो वो क्लाउड बर्स्ट है. बट सी, हर एक ऐसा हैवी रेनफॉल का इंस्टेंस क्लाउड बर्स्ट नहीं होता. क्लाउड बर्स्ट की बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन हमारे पास आती है. क्या है वो डेफिनेशन? द डेफिनेशन सेज दैट इफ देर इज एन एरिया ऑफ 10 by 10 किलोमीटर, हमने एरिया डिफाइन कर लिया कितना, 10 by 10, एंड इन एन आवर, रफली इन एन आवर, अगर वहाँ पे 10 सेंटीमीटर से या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल अगर होती है, दैट सिचुएशन इज क्लाउड बर्स्ट. तो 10-10-10 याद रखेंगे. रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन एन आवर
over the roughly in an area of 10 by 10 kilometer, that is classified as the cloudburst. तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई तो ये भी एक क्लाउडबर्स्ट है. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, वेरी टेक्निकल क्लासिफिकेशन. You must remember this, that rainfall of 10 centimeter or more in an hour over an area of 10 by 10 kilometers. इस इवेंट को हम क्लाउड बर्स्ट इवेंट कहते हैं. क्लाउड बर्स्ट इवेंट में एक प्लेस अपनी एनुअल रेनफॉल की 10% रेनफॉल एक घंटे में ही रिसीव कर लेती है. मतलब जितनी रेनफॉल साल भर में वहाँ होती है उसका 10% रेनफॉल उस क्लाउड बर्स्ट इवेंट में ही उस जगह पे हो जाता है. इतनी हैवी, इतनी इंटेंस रेनफॉल होती है. अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, देखें क्लाउड बर्स्ट कोई अनकॉमन इवेंट नहीं है. स्पेशली जब हम मॉनसून मंथ्स की बात करते हैं तो मॉनसून मंथ्स में तो क्लाउड बर्स्ट बहुत कॉमन हो जाता है. एंड मोस्टली दिस हैपन्स इन योर हिमालयन स्टेट्स. हिमालयन स्टेट्स में जहाँ पे लोकल टोपोग्राफी हो, विंड सिस्टम हो, वहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, ये सब कुछ क्लाउड बर्स्ट की अकरेंस के लिए इसकी फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से मॉनसून मंथ्स में स्पेशली हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट सामने आते हैं. अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्लाउड बर्स्ट के जो इंसिडेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो देखें, जिस तरह IMD क्लाउड बर्स्ट को डिफाइन करती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी देयर इज़ नो सच लॉन्ग टर्म ट्रेंड, कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारे पास अभी तक ऐसा नहीं आया है जो कि ये सजेस्ट करे कि क्लाउड बर्स्ट की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है. इसे लेकर IMD ने कोई ट्रेंड नहीं दिया है. There is no long-term trend which will suggest that cloud bursts are rising. लेकिन हाँ, ये ज़रूर established है कि एक्सट्रीम रेनफॉल के जो केसेस हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम रेनफॉल, इसके इंसिडेंट ज़रूर इंक्रीज हो गए हैं. लेकिन इसी के साथ साथ बाकी भी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं दे हैव ऑल्सो इंक्रीज. तो ओवरऑल एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इंक्रीज हो चुकी हैं, जिसमें से कि एक्सट्रीम रेनफॉल भी एक पार्ट है. एंड दिस ट्रेंड इज जस्ट नॉट इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. अभी हम यूरोप की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमली ड्राई पीरियड है, ड्रॉट है, तो जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं. अब अगर हम जब इसकी बात करते हैं कि ओके एक्सट्रीम रेनफॉल बढ़ रही है, तो क्या इंडिया जो ओवरऑल रेनफॉल रिसीव करता है क्या वो चेंज हो चुका है? अगेन द आंसर इज नो. द ओवरऑल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया हैज नॉट चेंज्ड येट. कहीं पे इंक्रीजिंगली रेनफॉल जो हो रही है वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए इंक्रीज प्रोपोर्शन में रेनफॉल हो रही है. किसी एरिया में वेट स्पेल्स हैं, किसी एरिया में ड्राई स्पेल्स हैं. वेट स्पेल्स आर वेरी वेट and they are interspersed by a very long dry period as well. तो रेनी सीजन में ड्राई पीरियड भी बहुत लंबा हो जाता है, फिर जब बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर जाते हैं. इसीलिए जो ओवरऑल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंडिया रिसीव कर रहा है वो अभी तक सब्सटैंशियली चेंज नहीं हुई है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाउड बर्स्ट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो IMD के अकॉर्डिंगली अभी तक इतना बड़ा कोई ट्रेंड नहीं आया जिसमें हम ये बोलें हाँ एक्सट्रीम रेनफॉल जो है, ऐसे इवेंट्स जो हैं उनकी जो ऑफ कोर्स जो इंटेंसिटी है वो बढ़ चुकी है. आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, अब देखो फ्लैश फ्लड सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है. अब इतनी हैवी जब रेनफॉल होती है तो लेस देन 6 आवर्स में फ्लड लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं. अगैन क्लाउड बर्स्ट हो चाहे फ्लैश फ्लड्स हो, ये लोकल एक्टिविटीज़ हैं, लोकलाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं, बट इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना वो सेम एरिया में, स्मॉल एरिया में कन्फाइंड नहीं रहते, दे अफेक्ट अ वेरी बिग एरिया. अब क्योंकि यहाँ का टरेन ऐसा है कि जो हैवी रेनफॉल जब होती है तो इससे लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो जाती हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, एंड इट कॉजेज एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन डाउन द स्ट्रीम.
फ्लैश फ्लड एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस है क्लाउड बर्स्ट का. सो द फ्लैश फ्लड्स आर रैपिडली फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरियाज. हमारे जो लो लाइंग एरियाज हैं, जब ये रैपिडली फ्लड ऑफ हो जाते हैं, दैट इज फ्लैश फ्लड. वॉशेज हों, रिवर्स हों, ड्राई लेक्स हों, डिप्रेशंस हों, these low lying areas are rapidly flooded. Mostly फ्लैश फ्लड्स या तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से आते हैं, या फिर अगर सपोज कोई रिवर चैनल को ब्लॉकेज मिल गया बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड, वाटर आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं. एंड दिस फ्लड प्रॉब्लम इन द स्टेट इज मेनली ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मानसून. जब साउथ वेस्ट मानसून अपनी प्रोग्रेस में होता है. वी ऑल्सो नो कि इस टाइम पे गर्मियाँ हैं, तो जो स्नो है वो भी मेल्ट हो रही है, प्लस रेनफॉल भी हो रही है, तो जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी पहले ही ज़्यादा है. सो दैट लीड्स टू दी क्रिएशन ऑफ द फ्लैश फ्लड्स. अब इम्पैक्ट्स की बात करें. अब देखो, फ्लैश फ्लड का तो नेचर ही है कि दे आर वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट because they occur without warning. It is no surprise that people can be seriously injured or killed because of these natural disasters, चाहे वो cloud burst हो या फिर वो flash floods हो. अब वाटर जो है वो फोर्सफुली आ रहा है. एक तो वाटर की खुद की फोर्स हो गई, उसी के साथ साथ हमारे पास इस रीजन में जो फ्लैश फ्लड्स हैं, दे कैरी लार्ज डेब्रीज एज वेल. बड़े बड़े बोल्डर्स भी अपने साथ कैरी करता है. सो अलॉन्ग विद द फोर्स ऑफ द वाटर, the flash flood also carries large debris. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ही बड़ा हैवी स्ट्रक्चरल डैमेज देखने के लिए मिलता है. रास्ते में कुछ भी आए, घर आए, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं. एंड इट मेक्स देन अनइनहैबिटेबल एंड इट कैरी अवे द लार्ज पीसेज ऑफ प्रॉपर्टीज. चाहे व्हीकल हो, कुछ भी हो, वाटर विद सच अ फोर्स, सच अ बिग डेब्रीज, इट जस्ट टेक्स इट अवे. So there is immediate property damage. Then there is loss of critical infrastructure as well. अब जब ये large debris, flood waters, इससे चाहे bridges हों, roadways हों, उन सब के ऊपर structural damage होता है. It makes travel impossible. Power, telephone, cable lines, all can be taken away, taken out by the flash floods. इवन फ्लैश फ्लड्स का ये भी बात है कि फ्लैश फ्लड्स आपके ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर सकते हैं. इट मेक्स द टैप वाटर ऑल्सो अनफिट फॉर कंजम्पशन. अब क्योंकि ये जो वाटर आ रहा है इतनी स्पीड से आ रहा है, इसमें इतने सेडिमेंट्स होते हैं, इतना सिल्ट होता है कि जब फ्लड चला जाता है, वाटर अगर चला भी जाता है, अपने पीछे बहुत बड़े अमाउंट में सिल्ट और डेब्रीज छोड़ के जाता है. Again, it becomes very difficult to travel and it is very costly to remove these debris as well. अब क्योंकि ऐसे events जो हैं, these are infrequent and unpredictable. Many of the homeowners, they don't have such insurances जिसमें flash floods को consider किया जाए, because flash floods mostly जिससे कि उनके homes जो insure हों उसमें consider नहीं किया जाता. Ultimately economic loss हो रहा है depending upon the damage which is caused. It prevents the local businesses from opening. तो economic loss भी इसकी वजह से हमारे पास होता है. Initiatives इस डायरेक्शन में क्या है? देखो, एक तो हमारे पास है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम. ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि IMD डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन किया है, जिससे कि जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोविज़न करवाई जाती है एज ए रियल टाइम सपोर्ट. एंड वार्निंग्स दिए जाते हैं ड्यूरिंग फ्लैश फ्लड, ताकि 6 से 12 घंटे के बीच में 6 से 12 घंटे एडवांस लेवल पे जो वार्निंग्स हैं वो दी जाती हैं. नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर ऑल्सो दी अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका. इन कंट्रीज़ को भी वार्निंग्स दी जाती हैं. ऐसे ही हमारे पास साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है. ये भी IMD ने लॉन्च किया है, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम. इससे डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स को हेल्प मिलती है एंड गवर्नमेंट मेक्स दी टाइमली इवैक्यूएशन प्लान, ताकि एक्चुअल फ्लडिंग टाइमिंग से पहले लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाए. तो ये तो जो 2 चीज़ें मैंने इनिशिएटिव्स कवर किए हैं, दिस विल हेल्प यू टू राइट दिस द सेम क्वेश्चन इन द डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर्मेट. You must know the initiatives that are being taken to manage such situation. Moving ahead,
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है एट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर ने नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसे इनॉग्रेट किया है. व्हाट इज दिस सिस्टम? लेट्स फॉलो. तो ये जो NAFIS है, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, this is conceptualized as well as managed by NCRB, National Crime Records Bureau, at the Central Fingerprint Bureau in New Delhi. याद रखेंगे ये चीज़ कि इसे conceptualize NCRB ने किया है at the Central Fingerprint Bureau. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंट्री वाइड एक सेंट्रलाइज्ड और एक रिसर्चेबल डाटाबेस बनाया जाएगा ऑफ द क्राइम एंड क्राइम रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स. मध्य प्रदेश इंडिया की ऐसी पहली स्टेट है जिसमें ऐसे डिसीज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई किया गया बाय यूजिंग दिस फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. हियर वी हैव अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कि एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की जैसे एक्ट करती है, फंक्शन करती है, एंड जितना भी फिंगरप्रिंट डाटा है जितनी भी स्टेट्स और यूटी से उसे कंसोलिडेट करके रखती है. दिस इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. और इसमें एक यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाता है टू दोज पर्सन हु आर अरेस्टेड फॉर अ क्राइम. जो किसी क्राइम के लिए जिनको अरेस्ट किया गया है उनके फिंगरप्रिंट को एक यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाता है. And then this unique ID will be used for the person's lifetime. जो भी different cases में register हुए हैं, all of them will be linked with the same NFN. इसे लेकर NCRB की पहले रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि इससे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपलोड कर पाएंगी, ट्रेस कर पाएंगी, जो भी डाटाबेस है उसे रिट्रीव कर पाएंगी इन द 24/7 बेसिस. और ये जो आईडी है इसकी फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो स्टेट का कोड होगी, जिस स्टेट में इस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, जिस स्टेट में जो क्राइम है वो रजिस्टर्ड है, एंड देन देयर वुड बी दी सीक्वेंस नंबर. अब ये जो कॉन्सेप्ट है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का, इसकी अगर हम एवोल्यूशन देखें तो पहले रिकमेंडेशन हमारे पास आती है 1986 में बाय द नेशनल पुलिस कमीशन, द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो. उस टाइम पे उन्होंने फिंगरप्रिंट डाटाबेस को ऑटोमेट करना शुरू किया था जिसमें जो भी मैनुअल रिकॉर्ड्स थे उनकी डिजिटाइजेशन की गई. 1992 में डिजिटाइजेशन कैरी आउट की गई बाय इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AFI. इसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम 1.0 भी कहा जाता है. फिर इसके बाद लेटेस्ट जो हमारे पास आता है फैक्ट्स 5.0, ये 2007 में से अपग्रेड किया गया था. इट हैज़ आउटलिव्ड इट्स शेल्फ लाइफ. 2018 में ये कहा गया एंड नाउ इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द NAFIS. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? क्यों किया हमने ये? देखो, एक तो हमारे पास ऑलरेडी CCTNS है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, तो ये उसका सप्लीमेंट्री बन जाएगा. बिकॉज नाउ ऑटोमेटिकली जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी कलेक्शन की जाएगी, स्टोरेज की जाएगी, मैचिंग की जाएगी, जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स फिंगरप्रिंट डाटा के साथ हैं वो मिलेंगे. NAFIS जो यूनिक नंबर जो प्रोवाइड कर रहा है, आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो हम CCTN के साथ कनेक्ट करेंगे. इससे बैक एंड को काफ़ी बड़ा लीड मिलेगा. एंड देन ऑफ कोर्स इससे इजीली जो केसेस है वो डिस्पोज ऑफ हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस डाटाबेस. So to facilitate identification and investigation in the criminal matters, the enforcement agencies, they must be allowed to use the scientific methods to prevent and detect crime. इसे लेकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी देनी होगी. अब जो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स. आपके मोबाइल फ़ोन, आपके टैबलेट्स, इवन आपके लैपटॉप्स
फिंगरप्रिंट रिकग्निशन के ऊपर बेस्ड हैं. दैट इज़ द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी दीज डेज. वर्क पे भी ऑर्गेनाइजेशंस बायोमेट्रिक स्कैनर्स लेकर आ रही हैं टू ट्रैक दी अटेंडेंस, टू मैनेज दी वर्क फोर्स अलॉन्ग विद दी सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू इट. अब जो पासवर्ड्स हैं, आईडी कार्ड्स हैं, डोर एंट्री कोड्स हैं, उनको रिप्लेस करके फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट? देखो, सबसे पहली चीज़ है कि ये सिक्योर है. फिंगरप्रिंट्स आर मच हार्डर टू फेक एंड बहुत ही कम चेंजेस फिंगरप्रिंट में आते हैं ओवर द लाइफ टाइम. तो इसलिए जो डाटा लिया गया है फोटोज़ के कंपैरिजन में, इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर. ईजीली यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एंड ईजी टू यूज़. यू डोंट हैव टू रिमेंबर पासवर्ड. सिर्फ अपना फ़ोन से, अपने किसी भी उससे आपने सिर्फ फिंगरप्रिंट लगाया और यू आर हैविंग द एक्सेस. योर फिंगरप्रिंट इज़ ऑलवेज विद यू. इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल. फिंगरप्रिंट्स ट्रांसफरेबल नहीं होते, सो इट रूल्स आउट शेयरिंग ऑफ द पासवर्ड. इससे जो सेंसिटिव मटेरियल है उसकी सिक्योरिटी की और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है, बिकॉज इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल. एंड देन ऑफ कोर्स इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. अगर हम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से देखें तो जो फिंगरप्रिंट रिकग्निशन है, इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी सोल्यूशन. बट देन इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं. सिस्टम फेलियर, कभी कभी जो स्कैनर्स हैं उसमें सिस्टम फेलियर, टेक्निकल फेलियर आ जाता है. इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स जो हैं, कभी पावर नहीं है, देयर आर सम एरर्स, सिस्टम फेलियर कैन बी बिकॉज ऑफ दैट. एंड देन ऑफ कोर्स कॉस्ट. जब फिंगरप्रिंट रिकग्निशन सिस्टम आप लगा रहे हैं, सो इट इज़ ऑफ कोर्स अ कॉस्टली थिंग, स्पेशली फॉर द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. इसकी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस है, मे बी इट इज स्टिल हायर देन द बजट. Exclusion as well. Fingerprints remain relatively stable over a person's lifetime. But there are sections that are not suitable for using this system, like the older people with history of manual work. They really struggle to register their fingerprints because their fingerprints has worn over the time. Or such people who have lost their fingers of hand, they would be excluded because of the system. But anyhow, now for detecting the crime and making our crime branches more, empowered and strengthened, this new initiative has been taken. So that is all for this video. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.